हैं और माना जा रहा है कि ये 9-10 सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी रखेगी समाजवादी पार्टी के सामने, अखिलेश यादव के सामने, और वो इन पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा ये कौन सी सीटें। उससे पहले की खबर, अभी अखिलेश यादव ने चंदौली की सीट वो तृणमूल कांग्रेस को देने का मन बना लिया, ये खबर चल रही है। अभी इंडिया अलायंस की बैठकें नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सीट को लेकर के कोई पार्टियां आमने सामने बैठी नहीं है, लेकिन एक सीट पर माना जा रहा है समझौता हो गया, चंदौली की। तृणमूल कांग्रेस यूपी में आकर चुनाव लड़ेगी। आप भी सोचेंगे क्या गजब बात है ये, लेकिन ये सच है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के जो परिवार है उसकी वहां पर अच्छा उसका प्रभाव माना जाता है, या कम से कम उनको ऐसा लगता है, और वो ये चुनाव जो है वहां से लड़ना चाहते हैं। अब वो 2021 में चले गए थे तृणमूल कांग्रेस में, कमलापति त्रिपाठी के पोते और उनके बेटे ललितेश पति त्रिपाठी, वो अब चंदौली सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस पर अखिलेश यादव ने हामी भर दी है। ये खबर आई है, तो पहले तो इस पर हम बात कर लें, फिर मैं कांग्रेस कौन सी सीटें चाह रही है उसकी बात करूंगा। चंदौली की सीट टीएमसी को। देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए सबसे आसान था, लेकिन क्या उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बढ़ाने का और एक जरिया तैयार कर लिया है? क्योंकि ललितेश तो कांग्रेस से गए हैं ना, भयानक घनघोर कांग्रेसी पर, भयानक मतलब गलत संदर्भों में न लीजिए, घनघोर कांग्रेसी परिवार है। और वो तृणमूल कांग्रेस में क्या कह के गए थे? तृणमूल कांग्रेस में वो यही कह के गए थे कि प्रियंका गांधी जिस तरह से प्रभार संभाल रही हैं, जिस तरह से वो पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, मतलब कांग्रेसी ये त्रस्त हो गए थे कि प्रियंका गांधी न किसी की बात सुनती है, न उनके सहयोगी, उनके साथ के जो लोग हैं, न वो कोई बात ठीक से उसको रखते हैं, न आने देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कुछ हो नहीं सकता, ये कह के ललितेश गए हैं तृणमूल कांग्रेस में। अब अगर समाजवादी पार्टी उनको कह रही कि हम आपको ये सीट दे देंगे, तो ये क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी से सहयोग टूटने में ऐसी खबरें बड़ी बन जाएंगी? और ऐसा नहीं है कि चंदौली सीट कोई तृणमूल कांग्रेस लड़ जाएगी और समाजवादी पार्टी सहयोग कर देगी तो कोई आसान सीट होगी, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि गठजोड़ में अलग अलग सीटें बांट लेना यह भी दिखाता है कि कहीं न कहीं विश्वास की कमी है और साथ में दबाव की रणनीति की। चंदौली का जरा लोकेशन भी बता दिए दर्शकों के लिए, आसान रहेगा। नहीं, बनारस के पास वाला चंदौली आप समझिए, मिर्जापुर, बनारस, चंदौली, ऐसे आप समझिए, तो उस लिहाज से ज्यादा उस क्षेत्र के अंदर, मतलब प्रधानमंत्री के क्षेत्र के नजदीक वाला, प्रधानमंत्री के क्षेत्र के नजदीक, मिर्जापुर जहां विंध्यवासिनी धाम बनने जा रहा है वहां के नजदीक, प्रयागराज जहां कुंभ है वहां के नजदीक, काशी धाम के नजदीक तो हो ही गया। तो इसको आप ऐसे समझें, और उसमें एक चीज और समझें कि ये जो मिर्जापुर का इलाका है, इसको अगर देखें तो एक जिसको हम कहते हैं ना कि पूरा ये इधर से जो पूर्वांचल का एक आप जिसको कहें कि धार्मिक ट्रायंगल जो आता है, त्रिकोण जो आता है, उसके बीच में कालीन की नगरी, जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, योगी जी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, तो उन सब से मिला जुला इलाका। और उससे अब थोड़ा अलग जाएंगे तो आपको अगर याद हो तो एक बहुत जबरदस्त जिसको कहें कि एक खबर आई थी जिस समय प्रियंका जी चली गई थी, चुनार के किले में रुक गई थी, एक गांव में गोलीकांड हो गया था, बहुत भयानक हुआ था। वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी कि कोई किसी ने बरसों से, और उसमें भी कांग्रेस के कई नेताओं के एनजीओ और उन सब का भी एक आया था, तो उस वक्त लगा था कि शायद प्रियंका जी वहां जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगी, तो चुनार किले में रुकी जरूर। तब ललितेश कांग्रेस में थे, तब उन्होंने उनको रिसीव किया था, ताकतवर नेता रहे। और अब जो है वही कह के चले गए कि प्रियंका जी कुछ कर नहीं। ये तो चढ़ाने वाली बात हुई किस्म से कांग्रेस को, आप जो कह रहे हैं। ठीक, अब कांग्रेस की सीटें मैं आपको बताता हूं। पहली सीट रायबरेली, कोई इसमें बात नहीं, रायबरेली मांगेगी कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी की सीट है। अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी मांग रही है, तो अमेठी की सीट राहुल गांधी लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं अलग बात है, 2 सीटें। इसके अलावा फैजाबाद की सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी चाहती है, फैजाबाद के समीकरण। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी किसी स्थिति मतलब किसी स्थिति में भी नहीं चाहेगी। और वैसे भी ये सीट तो इस बार कुछ इस तरह से होने वाली है कि कई अनुमान लग रहे हैं कि कौन वहां से लड़ेगा, अयोध्या की सीट से कौन लड़ने जा रहा है, कौन वहां सांसद होगा। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कहीं नरेंद्र मोदी तो वहां नहीं चले जाएंगे, या कोई भाजपा को कोई और बड़ा नेता होगा क्या। कई बड़े कुछ एक संतों के नाम भी यहां से आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी को वहां एक समय में अच्छी ताकत रही है, उनके बड़े नेता वहां से चुनाव जीतते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी किसी भी स्थिति में देने जा रही है। वाराणसी की सीट भी कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है, तो ये तो ठीक है अगर वो लड़ना चाहते हैं। जैसे अब चंदौली की भी बात आप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों दी होगी। देखिए, सीधा टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की वहाँ पिछले चुनाव में हुई थी, और ऐसा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी, बीजेपी वहाँ जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल राइट ऑफ हो गई थी। लगभग 20,000 के वोटों से जो है वो सीट समाजवादी पार्टी ने हारी थी। तो क्यों टीएमसी को दे रहे हैं, ये थोड़ी हैरानी की बात है। पर एनीवे, पर बाकी जो कांग्रेस सीटें मांग रही है, मुझे लगता है कि
रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, वाराणसी। ये सीटें वो मांग रहे हैं, लेकिन इनमें से भी मुझे कितनी सीटें समाजवादी पार्टी उनको नहीं, देगी वाराणसी इसमें? में कोई भ्रम नहीं है, कोई लेना क्योंकि नहीं अजय चाहेगा राय सीट। वैसे भी अजय प्रदेश राय है अध्यक्ष वहां हैं से, और वो ठीक लड़े है, थे, तो ठीक उनको है। वो बड़ा दावेदारी बनती है। दावेदारी बनती है। वाराणसी में मुझे लगता है कोई भी बाकी नहीं आप चाहेगा। लड़के क्या कर लेंगे, हम कोई भी क्या सबको कर पता है, लेगा, लेकिन वाराणसी ठीक है। सीट से उनकी हार निश्चित है। वाराणसी से कोई भी लेना नहीं चाहेगा। अजय राय भले ही प्रदेश अध्यक्ष है, वहां से चुनाव भी लड़े थे पिछले चुनाव में 2019 के अंदर। मुझे लग रहा है कांग्रेस को अगर अमेठी और रायबरेली के अलावा तीसरी सीट जो है वो कानपुर, मुझे लगता है कि दावेदारी कांग्रेस की कानपुर करना नहीं है चाहिए इस लिस्ट में। लेकिन इस कानपुर- बार कानपुर की दावेदारी इस कर बार रही है मान कांग्रेस बड़े इस नेता भी नहीं बचे। पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था अखिलेश। किसी भी स्थिति में 4 से ज्यादा कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीट देने की स्थिति में रहेंगे नहीं। या जी जी जी, बोले आप, बोलिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस ने 4 सीटें दी, 4 सीटें मांगी बेसिकली, तो मुझे लग रहा है अखिलेश 6 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में रहेंगी नहीं। अभी इसमें कई, अभी मायावती का बड़ा फैक्टर है। 11 तो मेरे पास लिखी हुई हैं जो अभी जानकारी आ रही है, एक आप कानपुर उसमें जोड़ रहे हैं, तो 1 दर्जन सीट हो गई, 12 सीटें हो गई। 12 सीटें कांग्रेस मांग रही है, तो ठीक है, 6 सीटें ज्यादा कांग्रेस को वो देंगे नहीं। अभी सबसे बड़ा सवाल इनके बीच रहेगा कि मायावती अगर आ शामिल गई होती है तो कि क्या नहीं। होगा? मायावती आ गई, ठीक। धौरहरा की सीट कौन सी? मैं मिस कर रहा हूँ धौरहरा। नहीं, मुझे लगता है कि धौरहरा की सीट अगर उस तरह से पहले के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए वो मजबूत सीट हुआ करती थी, लेकिन फिर से जब धौरहरा वो मांगते हैं, फैजाबाद मांगते हैं, जब इस तरह की बात आती है, इसका मतलब ये कि वो 2009 वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं। और एक चीज अगर आप ध्यान से देखिए, जब 21 तो सीट वहां जीती थी। जब 21 सीटें जीती, अब उनका कोई बड़ा नेता नहीं है। कौन सी राजनीति के तहत, कौन सी रणनीति के तहत? मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी 2-3 सीटों के अलावा वहां सीट कहनी चाहिए कि हमें इतनी सीट दो, क्योंकि गठबंधन का प्रत्याशी होगा तो मजबूत होगा। ऐसी कोई कांग्रेस की सीट मजबूत नहीं रही। प्रतापगढ़ की सीट बहुत मजबूत मांग हुआ रहे करती थी, 2 बार से रत्ना सिंह वहां जीती, वो भी अब मजबूत नहीं रही। 14-19 दोनों भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो मुझे शाहजहांपुर की सीट, वो भी पूरी तरह से जो जितेंद्र प्रसाद की सीट हुआ करती थी, फिर जितिन प्रसाद की थी, उसके बाद सपा जीती, अब भाजपा 2 बार से जीत चुकी है। 3 सीट रह गई। मुरादाबाद चले गए। पहले अजरुद्दीन मुरादाबाद से सांसद हुआ करते थे। मुरादाबाद भी कांग्रेस मांग रही है कि मुरादाबाद भी चाहिए हमें। सहारनपुर, महाराजगंज, लखनऊ। सहारनपुर एक दावेदारी अच्छी बनती है कांग्रेस की। सहारनपुर में बढ़िया एक जिसको कहे कि दावा बनता है उनका, लेकिन सवाल वहां यही है कि जिस वजह से वो दांव लगा रहे हैं, जिस चेहरे की वजह से दांव लगा रहे हैं, क्या उसकी वजह से रिएक्शन होगा? और इमरान मसूद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा, बहुत छोटे मुकाबले से, लेकिन हो सकता है कि वो उल्टा मामला पड़ जाए। तो मुझे लगता है कि ठीक है, दावेदारी ठीक है, उसका परिणाम क्या होगा? और अगर अखिलेश यादव जैसे कहते हैं ना कि इमरान मसूद तो 2 बार इधर से उधर जा चुके हैं, तो उनको लेकर कितनी सद्भावना बची होगी अखिलेश जी के लिए, ये भी देखना होगा। मामला लखनऊ में टिकेगा, तो- मतलब लखनऊ में 5-6 तो- सीट पर ज्यादा। लखनऊ में तो वैसे भी शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी थी। शत्रुघ्न सिन्हा खुद पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद इसमें के से खिलाफ कोई लड़ते हैं। एक सीट है जो आप कह सकते हैं कि हाँ ये तो कांग्रेस निकाल लेगी? हमने 12-14 सीटें डिस्कस मुझे तो एक भी सीट नहीं लग रही कि कांग्रेस रायबरेली इस बार- भी नहीं लग रही नहीं, मुझे लगता है रायबरेली भी इस बार कांग्रेस हारेगी। अगर सोनिया गांधी वहां से लड़ती है तो, और सोनिया गांधी वहां से चुनाव नहीं लड़ेगी, ये लगभग तय हो चुका है। वहां कांग्रेस के दूसरा कैंडिडेट देगी, हो सकता है प्रियंका गांधी लड़े, लेकिन इस बार ये तय है कि रायबरेली भी कांग्रेस हारने जा रही है। क्या 0 पे पहुंच सकती है यूपी में कांग्रेस? नहीं, ये संकट कांग्रेस के सामने बड़ा है। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी को ऐसे राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली में अभी भी मजबूत है, लेकिन मुश्किल क्या है? सोनिया गांधी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, जिन स्वास्थ्य वजहों से बिल्कुल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाती नहीं रही हैं, समाजवादी पार्टी के सारे वहां विधायक रहे, जो वहां से मजबूत नेता रहे। अशोक सिंह वो भाजपा में चले आए, अदिति सिंह जो रायबरेली शहर से रही, जो एक समय में कहा जाता था कि बहुत पारिवारिक मामला है, गांधी परिवार जाता तो उनके यहाँ रुकता था, वो भी बाबा जी की प्रशंसा करके भाजपा में चली आई। तो कांग्रेस के पास आधार मुश्किल है, ऊपर बहुत जबरदस्त है कि सोनिया गांधी है, कांग्रेस का एक कहे कि घरेलू है, इंदिरा जी, संजय गांधी, उन सबके वहां नाम दिखते हैं, विरासत दिखती है, लेकिन मुश्किल कांग्रेस के लिए है। संकट बड़ा है, शून्य ना हो जाए। 2 खबरें की और चर्चा कर लें, फिर समय नहीं रहेगा पूरा। दूसरा, विपक्ष जो है अब वो एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के पास ईवीएम की बात लेकर के पहुंच रहा है, समय मांग रहा है, उसको इलेक्शन कमीशन समय नहीं दे रहा है। मांग जो है इस बार वो ईवीएम हटा करके बैलेट बॉक्स से इलेक्शन कराने की नहीं की जा रही है। मांग ये की जा रही है कि जो पर्ची गिरती है वीवीपैट की, जब भी कोई आदमी आप वोट डालते हैं तो ईवीएम में से एक पर्ची निकलती है, वो वीवीपैट की पर्ची होती है। उस पर्ची को, वो पर्चियां सारी इकट्ठी होती हैं हर वोट की, लेकिन गिनी नहीं जाती हैं। गिनी उसमें से सिलेक्टेड पर्चियां जाती हैं, ताकि ये पता चलता रहे कि भाई जो आदमी वोट डाल रहा है वो सही आदमी को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो उस पर्ची पे लिख के आ जाता है, आपने मान लीजिए सपा को वोट किया या कांग्रेस को वोट किया, तो उसमें लिख करके आ जाएगा कि कौन से उम्मीदवार को वोट किया हुआ है। विपक्ष ये चाहता है कि 100% पर्चियां गिनी जाए, वीवीपैट की सारी पर्चियों का मिलान होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए। इससे यह शक नहीं रहेगा कि वोट हम किसी को डाल रहे हैं और पहुंच किसी और को रहा है।
ये मांग जो है वो सारी ये मांग सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने अभी 3 इलेक्शन हारने के बाद उठाई थी, और उसके बाद अब ये सारी पार्टियां मिलकर के इलेक्शन कमीशन के पास जा रही हैं। आपको लगता है ये मांग नाजायज है? देखिए, ये बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको लेकर हुए। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ये दिखाया गया एक बॉक्स जैसा बना हुआ था जिसमें उसी तरह का कुछ वो इलेक्शन, मतलब उस तरह की बात तो नहीं थी जैसा कि मशीन होती है जब आप वोट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात है कि उसमें एक बनाया गया था अलग अलग सिंबल को लेके कि आप दबाओगे तो कैसे आएगा, वीवीपैट में कैसी पर्ची निकलती है। तो उसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है इस बारे में काफ़ी बात हो चुकी है, यहाँ तक कि एक इलेक्शन कमीशन ने एक बार पूरी कोशिश की थी, उन्होंने इनवाइट किया था लोगों को कि आप करके दिखाइए, तब भी जो है ऐसा कुछ आया नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं पर्ची गिनो। देखिए, इससे क्या होगा, इससे क्या उनका जो इसके खिलाफ जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि भाई फिर उतना ही समय लगेगा, आप पूरे देश के अंदर पर्चियां गिनेंगे अगर उतना, कितना समय इसमें एक्स्ट्रा चला जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं चुनाव को फेयर बनाने के लिए अगर 2 दिन भी ज्यादा लग जाते हैं मोहलत चुनाव डिक्लेयर होने में, तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो ऐसे में तो फिर वापस बैलेट पे चले जाओ। अगर यही बात है तो हमने जो एडवांस जो है जिसका प्रशंसा जो है बहुत सारे देश आसपास के करते हैं, उन लोगों ने ट्रेनिंग बाकायदा भारत के इलेक्शन कमीशन से ली कि किस तरह से आप चुनाव करवाते हैं, किस तरह से आपकी जो मशीन है वो काम करती है। ये सारी ट्रेनिंग बाहर इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे देशों को जाके दी। तो ऐसे में आप फिर वही सिस्टम में जा रहे हैं जहां पे बैलेट में पर्चियां डाली जाएंगी, तो आप वैसे ही करवा लीजिए चुनाव, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो बक्से हैं, आपको जब आप हाथ से वोट डालते हैं, पर्ची फोल्ड करके डालते हैं, वो तो फिर बक्से के बक्से लूट लिए जाते हैं, पानी में भाग लिए आर्गुमेंट जाते हैं, ये आग दी लगा दी जाती है ना कि भाई अमेरिका में भी जब वो चुनाव होता है तो वैसे करा लीजिए। बीच का रास्ता अपोजिशन कह रहा है, हम तो बीच का रास्ता आपको सुहारा है ना कि वीवीपैट की पर्ची गिन लो। एक पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई 1 दिन फालतू लगेगा बस चुनाव डिक्लेयर होने में। ये चुनाव आयोग जिन्होंने भी कहा, ये चुनाव आयुक्त महोदय, वो अगर ये पर्चियां गिरी जाएंगी तो पहले से अधिक समय लगने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पहले तो बैलेट पेपर होता था, उसकी उसी तरह से, जिसको हम कहते हैं कि छटाई उसी तरह से होती थी जब उनको रखा जाता था। यहां तो पूरी पर्चियां निकाली जाएंगी जब, और उन पर्चियों को गिनने में, चूंकि वो छोटी पर्चियां होंगी, उनके गिनने को अलग से आपको गिनना पड़ेगा, तो समय ज्यादा लगेगा। लेकिन वो सब छोड़िए, आप कह रहे हैं बीच का रास्ता, मैं तो कह रहा हूं विशुद्ध बदमाशी है। और अगर बीच का रास्ता है तो बीच का रास्ता मैं सुझा रहा हूं, इसको सुने और इसको अमल करने के लिए जाके प्रतिनिधिमंडल मिले। क्या बीच का रास्ता हो सकता है? वो कहें कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई है, अब तो कोई मुश्किल है नहीं, पूरी वीवीपैट की पर्चियां चुनाव आयोग गिने, जितना समय लगे, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन, और उसके बाद परिणाम बता दे कि रेवंत रेड्डी की सरकार जो है ये एकदम दुरुस्त चल रही है या 1-2 पर्ची कुछ गड़बड़ हो गई। इससे बड़ी बदमाशी नहीं हो सकती। और विपक्ष जो जनता का भरोसा नहीं हासिल कर पा रहा है, उसमें ये सब वजहें भी शामिल हैं। आपकी सरकार जब प्रचंड बहुमत से बन जाती है तो उसकी पर्ची आप गिनने की बात नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ये तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हो। और जो 17 का हैकाथन हुआ था, उस हैकाथन में क्यों नहीं गए ये लोग? क्यों नहीं गए करने के लिए? दिल्ली सरकार के एक मंत्री हुआ करते थे क्या, अभी भी है, सौरभ भारद्वाज, कार्डबोर्ड का बना के लेके चले गए, कहे हम इंजीनियर हैं। अब इंजीनियर तो वही बात हो गई कि कोई कहे कि हम नहीं, उस पर मैं बता रहा हूं, मैकेनिक हैं, मर्सिडीज बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन के उस चैलेंज पर विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हमको छूने नहीं दिया था इलेक्शन वो मशीन को, कहते हैं हमको छूने दो, इलेक्शन हमारे हाथ में दे दो, ईवीएम हम हैक करके दिखा देंगे। वो गलत कह रहे हैं। जो भी मशीन है वो आपको दी जाती है, हाँ, वो आपको घर ले जाके सब कुछ करने के लिए नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें से कोई इंटरनेट कंट्रोल्ड नहीं है, ये हमको समझना। छोड़िए, ये तो पुरानी बात, अब पर्ची भी नहीं गिनी जानी, नहीं, पर्ची गिनी जानी चाहिए। हाँ, आगे की बात मैं भूल गया बताना, क्यों मैं कह रहा हूं कि बदमाशी है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही जाने के बाद यह है कि अगर किसी जगह पर वहां एक तय प्रतिशत से अधिक लोग उस पर संदेह जताएं तो वो सारी पर्चियां वीवीपैट की इसीलिए निकलती हैं कि वहां फिर से गणना हो सके, अगर कोई ऐसा संदेह हो। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज मांग है कि मान लीजिए कि 10 बूथ हैं, किसी एक बूथ पर आपने कहा कि यहां गड़बड़ हुई है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सब गड़बड़ हो रही है, पूरे देश में गड़बड़ हो रही है, तो फिर तो ये बदमाशी है। ये पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को एक तरह से कहें कि तमाशे में परिवर्तित करने की कोशिश है। जो जनता वोट डालती है उस पर आपको भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, दरअसल सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। अब एक अंत में खबर में जरा असम की आपको बता देता हूं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिस पैमाने पर कर रहे हैं ये देश में भी हुआ नहीं है कहीं। उन्होंने राज्य के अंदर जितने सरकारी मदरसे थे पहले, जो गवर्नमेंट एड से चलते थे पहले, तो वो सब बंद किए। अब कोई वहां पर गवर्नमेंट फंडेड मदरसा नहीं है।
सारे सरकारी मदरसों को उन्होंने प्रॉपर स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, जहां पे अब धर्म की पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर नॉर्मल पढ़ाई होती है, जो विषय और आम बच्चे पढ़ते हैं वही विषय वहां पर पढ़ाए जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि चूंकि जो प्राइवेट मदरसा है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं आता, तो वहां पे भी लगभग माना जा रहा है 3,000, 2,500 या 3,000 प्राइवेट मदरसे चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसमें से पहले 1,000 मदरसों को नोटिस देकर के उनको भी नॉर्मल स्कूल में तब्दील करूंगा। इसलिए उन मदरसों के संचालकों के साथ अब बातचीत की जा रही है। उसमें कुछ कानून आड़े आता है कि आप किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यूं जो है सरकार उसमें सीधे दखल नहीं दे सकती है। इसीलिए उन मदरसों के संचालकों को अब यह मनाया जा रहा है कि वो अपने मदरसे की जगह पर उसको एक प्रॉपर स्कूल में बना दें, ताकि बच्चे जो है आम विषयों की पढ़ाई वहां पर कर सकें। इतनी बड़ी तादाद में समीर जी ये किसी और जगह पर होता हुआ हमने नहीं देखा है। यूपी में भी होता है अगर, तो मदरसों के साथ अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, यहां तो मदरसा कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल की हेमंत विश्व शर्मा ने, और हेमंत विश्व शर्मा का ये उदाहरण देखते हुए मुझे लग रहा है बाकी राज्यों में भी इस तरह की पहल शुरू होना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार से आप फंडिंग लेते हो, राज्य सरकार से आप आर्थिक पैसा लेते हो, और जिस पर्पज से आप पैसा ले रहे हो उस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है हेमंत विश्व शर्मा ने सही किया कि आर्थिक कदम हम मदरसे को दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि मदरसे स्कूल में कन्वर्ट हो, वहाँ उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें किसी धर्म विशेष के प्रति कट्टर बनाने के लिए, किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर शिक्षा नहीं दी जाए। और मदरसे जिस तरह की शिक्षा के लिए बदनाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो, चाहे आसाम के अंदर हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, ये सभी को पता है, और ये आगे जाके किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है इस पे कंट्रोल करने के लिए नहीं, चलिए सरकारी मदरसा तो ठीक है, अब जब प्राइवेट मदरसों का नंबर आएगा तो फिर कहा जाएगा तो धार्मिक आजादी के ऊपर प्रहार है सीधा सीधा। नहीं, देखिए, मेरे को लगता है कि अगर कोई प्राइवेट मदरसा भी है तो आप जो बच्चे हैं उनको किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या उस मदरसे में पढ़कर आपको आगे जाके कोई नौकरी मिल जाएगी? क्या आप कोई स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं? ये भी नहीं होगा। तो ऐसे में उन मदरसों का क्या फ़ायदा है? अगर आपको रिलीजियस एजुकेशन भी देनी है प्राइवेटली, तो आप उसको वोकेशनल कर लो। आप अलग से रेगुलर स्कूल में तो बच्चा जाए, बाद में वो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा अगर वहीं पे जा रहा है और वहीं की रिलीजियस सिर्फ एजुकेशन का पार्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है वो उसको आगे तैयार नहीं कर रहे हैं ऐसे नागरिक के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही है, ऐसे नागरिक के लिए तैयार नहीं कर रही है जो कि देश के लिए फायदेमंद हो। मदरसे खत्म हो गए, स्कूल बन जाए सब जगह। नहीं, मुझे लगता है स्कूल बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये भी देखना चाहिए कि मदरसा सिर्फ नाम होने से सब गड़बड़ है, ये कहना भी उचित नहीं है। अगर मदरसे में कोई गलत पढ़ाई हो रही है, गलत तरह का काम हो रहा है, अगर मदरसा वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने लिहाज से चीजें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई एतराज नहीं होने। सरकारी मदरसा होना चाहिए, इस पे तो मुझे पहले दिन से एतराज है, क्योंकि सरकारी अगर मदद से चल रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए। अगर आप निजी तौर पर चला रहे हैं तो क्या वो मदरसा गरीब मुसलमानों के बच्चों को पढ़ा रहा है, और पढ़ा रहा है तो क्या उनको बेहतर शिक्षा दे रहा है? तो फिर उसमें कोई मुश्किल नहीं दिखती है। मुझे लगता है कि अच्छा है, उसमें विज्ञान पढ़ाइए, गणित पढ़ाइए, ठीक है, वो मदरसा नाम देते हैं, उनको मदरसे नाम से चलाने दीजिए, इसमें मुझे कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखती है। लेकिन जैसे ही कोई कहता है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो भाई वैसे ही सभी धर्मों की स्वतंत्रता है। क्या वो उन नियम कायदे कानून को नहीं मानते? और अगर मानते हैं तो अल्पसंख्यक के नाम पर कब तक देश में हिंदू मुसलमान को बांटा जाएगा? ये सवाल तो बड़ा है। एक चीज और जो असम में होने जा रही है, वह मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हम असमिया मुसलमानों की जनगणना कराने जा रहे हैं। जरा फर्क समझिएगा, मैंने कहा है असमिया मुसलमान, तो वहां तो सबसे बड़ा विषय यही है कि कौन यहां भारत का है, असम का है, मूल नागरिक है, और कौन विदेश से आया हुआ है। वहां पर जो आंदोलन इस बात को लेकर के हुए, वो कह रहे हैं कि हम इसकी जनगणना कराएंगे। याद कीजिएगा जरा, वो एनआरसी वाला सारा विवाद जो है असम में कितना जोर शोर से चला। देखिए, वहां सबसे बड़ा संकट यही है, और जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना प्रचंड बहुमत से जीत गई, बदरुद्दीन अजमल जैसा नेता, हालांकि उसको जो गोगोई साहब थे वो भी यही कहते थे जैसे आज हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, लेकिन अगर इतने प्रचंड बहुमत से आते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा, जो घुसपैठिया मुसलमान है, वहां का जो मूल है, वो कहते हैं जो असम का मुसलमान है, यहां की स्थानीय संस्कृति को मानने वाला मुसलमान है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। जो बाहर से आया वो डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, जो बाहर से आया वो यहां के नियम कानून नहीं मानता, जो बाहर से आया उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा है। और यही वजह है कि जब वहां एनआरसी लागू हुआ तो उसमें कई ऐसी मुश्किलें आई कि बाद में उसको सुधार करना पड़ा, बाद में तय करना पड़ा कि उसको नए सिरे से लागू करना पड़ेगा। लेकिन यह तो तय है कि इस देश में, सिर्फ असम नहीं, पूरे देश में आपको नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तो तैयार करना पड़ेगा। उसमें बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर असम में ये हो पाया तो सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग वही है। वहां एक बार ठीक हो गया तो देश में रास्ता तैयार हो जाएगा। तो आज कहानी कुर्सी की में बहुत सारे मुद्दों पर हमारी बात हुई। शुक्रिया करेंगे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर जी आपका, राहुल जी आपका, आप आए स्टूडियो में।
और एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, अभी आप नीचे पढ़ भी रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों को जीतने के लिए एक नए प्लान पर काम कर रही है। यह है मोदी का प्लान। प्रधानमंत्री को लेकर मुसलमानों का नजरिया कैसे बदलने की कोशिश है, ये देखिएगा राजधर्म में दोपहर 3 बजे।